नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। क्लास 7 हिस्ट्री एनसीईआरटी पार्ट 3 दिल्ली के सुल्तान। अध्याय 2 में देखा है कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी बना। इससे पहले हमने नए राज्य और साम्राज्य देखे थे, जैसे साउथ इंडिया देखा था। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर चोल चेरे पांडे वगैरह देखे थे। तो साउथ में कभी दिल्ली का जिक्र नहीं आया था, है ना। दिल्ली का जिक्र कब आया? तो 12वीं शताब्दी में दिल्ली का जिक्र आने लगा, जिसमें तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली की साम्राज्य की राजधानी बनी। जैसे तोमर और राजपूत शासकों ने दिल्ली पर क्या किया? दिल्ली पर शासन किया। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने क्या किया? परास्त किया और दिल्ली पर क्या किया? दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली वाणिज्य केंद्र, महत्वपूर्ण वाणिज्य केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिसके कारण इसका देहलीवाल कहा गया। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण उस उपमहाद्वीप में बड़े क्षेत्रफल फैला था। 13वीं सदी जो है, 13वीं शताब्दी 1200 से 1300 का टाइम पीरियड था। उस समय जो है दिल्ली जो थी एक बहुत बड़ा क्या बन गई थी? व्यापारिक केंद्र बन गई थी और सल्तनत की स्थापना का महत्वपूर्ण केंद्र बन गई थी। आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं। इन सुल्तानों के अनेक नगर बसाए, जिन्हें जहांपनाह और दिल्ली पुना नाम से जाना जाता है। दिल्ली के सुल्तान निम्नलिखित थे। दिल्ली के सुल्तान: राजपूत शासक, जिसमें तोमर थे। अनंगपाल, जिसने 1230-1245 तक शासन किया था। फिर चौहानों में पराक्रमी शासक था पृथ्वीराज चौहान, जिसने 1175-1152 तक दिल्ली पर शासन किया। उसके बाद में जो तुर्की शासकों ने जो है किस पे शासन किया? तो दिल्ली पर शासन किया। जिसमें कौन है? जो प्रारंभिक तुर्की शासक, जिसमें गुलाम वंश पहले आता है। जैसे गुलाम शासक जो है, ये जो है भारत में के जो नहीं थे, जैसे कि चौहान वगैरह थे, ये तो इन्होंने तो भारत पर ही, मतलब भारत के ही लोग थे ये। लेकिन जो तुर्की लोग थे, ये भारत के बाहर से आए थे, मध्य एशिया, अफगानिस्तान, इन क्षेत्रों से आए थे और इन्होंने यहाँ पर क्या किया? यहाँ पर राज किया। जैसे 1206 से 1290 कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का संस्थापक था। 1206 से 1210 तक इसने क्या किया? शासन किया। इसके बाद में इसी का गुलाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इसने 1210 से 1236, और रजा सुल्तान के बारे में सुना होगा, तो रजा सुल्तान ने 1236 से 1240 तक शासन किया। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन आता है, और यही फिर जो दिल्ली पर 5 शासकों ने शासन किया, और इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही जो है मतलब दिल्ली सल्तनत कहते हैं। इसके बाद में खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी आया। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक शासन किया। फिर तुगलक वंश आया, जिसने 1320 से 1414 तक शासन किया। फिर शैद वंश आया, और आखिरी में लोधी वंश आया, जिसने 1451 से 1526 तक शासन किया। और लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोधी था। और इब्राहिम लोधी का जो है पानीपत में जो है 1526 में बाबर के साथ युद्ध होता है, और बाबर इब्राहिम लोधी को हरा देता है, जिससे दिल्ली सल्तनत 320 सालों तक जिस दिल्ली सल्तनत ने दिल्ली पर राज किया था, वो दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाती है और भारत में एक नए साम्राज्य की उदय होता है, जिसे मुगल सल्तनत या मुगल जो है साम्राज्य कहा जाता है। तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध था जिसमें इसको हराया था। पानीपत का प्रथम युद्ध था जिसमें इसको हराया था। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे। फिर दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे? तो सिक्के, अभिलेख और स्थापत्य के माध्यम से भवन निर्माण के आधार पर क्या है, इनका अनुमान लगाया जाता है। और जो इतिहासकार थे, उनके साथ में जो भी कवि लेखक थे, उनके जो अध्ययन ग्रंथ है, उन ग्रंथों के आधार पर पता लगाया जाता है कि किस शासकों के टाइम पीरियड में ये जो है चीज़ हुई थी। जैसे कि आगरा का किला इस आधार पर बता सकते हैं कि किसने बनाया था। जैसे दिल्ली का लाल किला, तो शाहजहाँ कोई न कोई तो होगा, कोई न कोई अभिलेख, सिक्का वगैरह कुछ भी होगा जिससे उसकी जानकारी प्राप्त होती थी। तो दिल्ली सुल्तानों की जो है जानकारी इस तरीके से प्राप्त होती थी, अभिलेखों से या सिक्कों से या उनके भवन निर्माण के माध्यम से जो है ये जो है प्राप्त होती थी, सुल्तानों की जानकारी प्राप्त होती थी। और इसके लिए उन्होंने कवि रख लिए थे लिखने के लिए, लेखन कला के लिए, जिसमें लेखक, सचिव, प्रशासक, कवि, दरबारी जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का क्या करते थे? घटनाओं का वर्णन किया करते थे। ये लिखा है यहाँ पर। न्याय चक्र के बारे में कोई जानकारी दे रखी है। फक्र मुदब्बिर जो है 13वीं सदी के महान इतिहासकार हैं, उन्हें लिखा है। फिर कुछ बातें थी, जैसे तवारीख लेखक जो है नगरों में रहते थे और शायद ही वो कभी गाँव में रहे हों, ऐसा लगाया जाता है, कुछ प्रिडिक्शन है।
अक्सर अपने इतिहास जो है सुल्तानों के लिए उन्हें ढेर सारे इनाम देते थे, और ये लेखक जो अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध और लिंग भेद के आधार पर आदर्श समाज व्यवस्था को स्वीकार करते थे। जन्मसिद्ध मतलब क्या? जन्म से विशेषाधिकार प्राप्त होता है। कुछ लोगों को अधिकार रहता है, विशेषाधिकार का दावा करते हैं कि जो शासक बनने की जो कला रहती है, शासक बनने का जो गुण रहता है, वो कुछ गिने चुने लोगों में ही रहता है, वो ईश्वर प्रदत्त रहता है, ऐसा इनका मानना था। और लिंग भेद जो है उसका मतलब ये होता है कि जो स्त्री और पुरुष जो है उनमें भेद करना, उन दोनों के जो शारीरिक जो उनका विभिन्नता है उनके बीच में भेद करना, कि स्त्री जो रहती है वो पुरुषों से कम क्या रहती है, उनसे पुरुषों से कम उसमें क्या रहता है, गुण रहते हैं, या लिंग भेद इस तरीके से उस समय जो किया गया। 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रज़िया सुल्तान जो है गद्दी पर बैठी। मीनासुर सिराज ने लिखा है अपने ग्रंथ में कि वह अपने सारे भाइयों में सबसे योग्य थी, लेकिन मीनासुर सिराज की भी शायद ये कहें कि एक मजबूरी थी कि वो शासक के तौर पर उसको मान्यता नहीं दे रहा था, क्योंकि उसके ऊपर किसका, उलेमा या धर्म के जो ठेकेदार लोग थे, अमीर लोग, उनका क्या था, उनका उस पर ये जो था उसके ऊपर उनका जो है दबाव था, इस कारण वो उसको स्वीकार नहीं पाया। और रज़िया सुल्तान जो है एक बहुत मतलब पराक्रमी शासिका रही है, जिसने 1236 से 1240 तक शासन किया है। ये जो है इल्तुतमिश की पुत्री थी। रज़िया सुल्तान ऐसे गिने चुने कैरेक्टर मिलते हैं जो मध्यकालीन भारत में जिसने जो है महिला ने शासन किया है एक शासिका के तौर पर। जैसे आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में काकतीय वंश के राज्य था, जिसमें रुद्रमा देवी ने शासन किया था। इस पे मूवी बन चुकी है। और इसके अलावा जो है जम्मू कश्मीर में एक रानी दिद्दा नाम से थी, इसने भी शासन किया है। तो ये 2-3 कैरेक्टर जो हैं, इन्होंने जो महिला रहकर इन्होंने शासिका के रूप में जो है शासन संभाला है। और इनमें कोई ये मतलब जो बोलते थे कि लिंग भेद आधार पर जो पुरुषों के पास में क्वालिटी रहती है, लेकिन इन्होंने सिद्ध कर दिया कि महिला भी शासन कर सकती है। और हम मॉडर्न हिस्ट्री में देखते हैं कि जो मॉडर्न इंडिया जैसे 1947 के बाद में जब भारत आज़ाद हुआ, उस समय जो भारत देश की तीसरी जो पीएम थी वो भी एक महिला ही थी, जो कि इंदिरा गांधी थी। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से देश को संभाला था, आपको पता ही है। दिल्ली सल्तनत का विस्तार और गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। अब यहाँ पर गैरिसन शहर आया है। गैरिसन शहर का मतलब क्या होता है? तो गैरिसन शहर जो रहता है उसका मतलब होता है कि सैन्य टुकड़ियाँ रहती है, रक्षक जो सैनिकों की टुकड़ी रहती है उन्हें गैरिसन बोला जाता है। और ये जो दिल्ली सल्तनत के शासक थे, इनका जो है अपने शहर में तो कब्जा था, लेकिन जो शहर से दूर क्षेत्र थे, भीतरी प्रदेश थे, उन पर इनका कोई नियंत्रण था क्या? नहीं था। इसलिए क्या करते थे, रसद के लिए व्यापार, कर और लूटमार के ऊपर इन्हें जीवित रहना पड़ता था, ताकि अपना क्या कर सके, अपना जीवन गुजारा कर सके। दिल्ली से दूर जो बंगाल था, सिंध था, इन गैरिसन शहरों पर नियंत्रण रखना बहुत कठिन था, क्योंकि खराब मौसम रहता था, वहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं बिठा पाते थे, सामंत वगैरह रहते थे, जो भी इनके द्वारा बिठाए गए सूबेदार वगैरह रहते थे, वहाँ पर कनेक्ट नहीं कर पाते थे। इसलिए जो है इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखना बहुत ही कठिन था। फिर शासन अफगानिस्तान से आने वाले हमलावर और सूबेदार की एक मुख्य चुनौती थी, क्योंकि दिल्ली की लोकेशन यहाँ पर दिल्ली हुआ करती थी, और यहाँ पर अफगानिस्तान शासकों से ये जो है लखनऊ वगैरह, ये बंगाल क्षेत्र, तो यहाँ से ये डिस्टेंस दूरी थी। और यहाँ पर भी इनका अगर शासक यहाँ पर चला जाए तो यहाँ पर मध्य एशिया के लोग जो रहते थे अफगानिस्तान वगैरह से आक्रांता यहाँ पर आते रहते थे, जैसे मंगलों के बारे में भी देखेंगे। जरा सी कमजोरी का आभास मिलता था तो चुनौती खड़ा कर देते थे। इसी का जो है इन्होंने क्या सोल्यूशन निकाला, संस्थापक गयासुद्दीन बलबन के शासन में हुआ, और उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में भी लगातार होता रहा। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले, उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि की भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। जो गंगा दोआब क्षेत्र था, जंगलों को साफ कर दिया, वहाँ पर शिकारी जो संग्राहक और चरवाहे लोग थे उनको वहाँ से हटा दिया, और ये जो भूमि है किसानों को दे दी गई, जिस पे कृषि कार्य होने लगा। व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के खातिर नए किले गैरिसन शहर बनाए गए। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में दक्षिण भारत में क्या है, एक युद्ध अभियान भेजा गया, सैनिक अभियान भेजा गया, और ये अभियान मोहम्मद बिन तुगलक जो है के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। उसने भी जैसे कराचल अभियान जो है, ये इस तरीके से जो है अभियान उसने भी भेजे। इन सेनाओं में हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं भी रहा करती थी। दिल्ली सल्तनत की
सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी। 150 वर्षों बाद मुहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप के शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसमें सूबेदार और प्रशासक मुकदमों पर फैसला सुनाते थे, साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे। इतने विशाल क्षेत्रों पर इनका नियंत्रण की सीमा तक कितना प्रभावी था। यह अलाउद्दीन खिलजी का जो है दक्षिण भारत विजय अभियान है। इसके बाद में मस्जिद क्या था, तो मस्जिद अरबी भाषा का एक शब्द हुआ करता है यहाँ स्थान जहाँ पर मुसलमान जो है सिजदा करते हैं। जो हिंदुओं में जिस तरीके से जो है मंदिर की शैली रहती है, मंदिर में जाके माथा टेकते हैं, गुरुद्वारा में जो है सिख जाते हैं और चर्च में क्रिश्चियन लोग जाते हैं, इसी तरह मुसलमान लोग मस्जिद में जाके अपने जो अल्लाह की आराधना करते हैं, वो जो है अल्लाह की आराधना करते हैं। और जामा मस्जिद क्या रहती है, तो वहाँ पर अनेक मुसलमान जो है ग्रुप में इकट्ठा होते हैं, नमाज अदा करते हैं और नमाज के बाद में उनमें जो मुसलमानों में सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष जो रहता है वो उसको इमाम बोला जाता है और शुक्रवार की नमाज में धर्मोपदेश देते हैं। दिल्ली के सुल्तानों ने जो है मस्जिदों का निर्माण भी यहाँ पर कराया। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाया गया, तो ये देखते हैं। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य में समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदार और प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान ने क्या करा, जैसे कि विशेषतर इल्तुतमिश ने सामंत और जमींदारों के स्थान पर जो है गुलामों को अपना सूबेदार बनाया। ये गुलामों को अपने पुत्रों से भी अधिक स्नेह करते थे, उनको जो है अच्छे से रखते थे। और गुलाम लोगों को जो है फारसी में बंदगा कहा गया, क्योंकि जो भी सुल्तानत था, सुल्तानत की जो राज की भाषा क्या थी, तो फारसी थी। तो फारसी में इनको क्या कहा जाता था, बंदगा कहा जाता था। और इन्हें सैनिक सेवा के रूप में खरीदा जाता था, महत्वपूर्ण पद भी दिए जाते थे। इन्हें बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था और ये जो है पूरे जीवन किस पे निर्भर रहते थे, तो मालिकों पर ये जो है पूरे जीवन निर्भर रहते थे। बेटों की से बढ़कर गुलाम, ये यहाँ पर लिखा है। खलजी और तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पद पर बैठा दिया। लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए। जो गुलाम थे उनको सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इल्तुतमिश था, वो भी गुलाम था, लेकिन अपनी योग्यता के कारण वो जो है शासक बना। लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता होने लगी। अमीर लोग, जो अमीर वर्ग थे, जो कि धर्म के ठेकेदारी थे, जो मतलब इस्लाम वगैरह की जो कानून के तरीके से चलते थे, तो उन लोगों ने क्या किया, इनका विरोध किया। गुलाम और आश्रित अपने मालिक और सुरक्षा के प्रति वफादार रहे, लेकिन जो उसके उत्तराधिकार रहे, जैसे शासक जो रहता था उसका पुत्र रहता था, उसके प्रति ये उत्तराधिकार नहीं थे। जो अपने मालिकों के प्रति वफादार थे, लेकिन उत्तराधिकारी के प्रति वफादार नहीं थे। अगर सुल्तान रहता था तो अगर नए सुल्तान रहते थे तो अपने नए नौकरों को रखता था। इस तरह से नए शासन के सिंहासन पर बैठते ही उसके नए और पुराने सरदारों के बीच में क्या लड़ाई झगड़े होने लग जाते थे, टकराट हो जाती थी, सत्ता के लिए जो युद्ध होने लग जाते थे। सुल्तानों द्वारा जो है निचले तबकों के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्गों के लोगों को अपनी गरिमा और सम्मान पर ठेस लगा और इसने इसकी क्या करी, इसकी आलोचना करी। तो ये सब देख सकते हैं यहाँ पर कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसके टाइम पीरियड में कलाल, एक जो है नाई और एक जो है बावर्ची, इन लोगों को भी प्रशासन में उन्होंने क्या दिया, पार्टिसिपेशन किया गया। पहले वाले सुल्तानों की तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनानियों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किए। ये जो लोग थे ये एकता कहलाते थे और इन्हें संभालने के लिए जो है सूबेदार या इक्तादार या मुफ्ती कहते थे। अब जो मुफ्ती का पद था, मुफ्ती का जो फर्ज था वो था सैनिक जो अभियान है उनका नेतृत्व करना, एकताओं में कानून और व्यवस्था को लागू करवाना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले उन्हें वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों से राजस्व वसूल किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से वे अपने सैनिकों को तनख्वाह देते थे। मुफ्ती लोगों पर काबू करने का सबसे प्रभावी तरीका था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी एकता थोड़ी समय के लिए दिया जाए, जिससे कि उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। अगर उन लोगों को क्या करेंगे, उन लोगों को अगर वंशानुगत बना देंगे तो वो लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाएंगे। इसलिए जो पुराने टाइम पीरियड था उसमें इसको क्या नहीं किया गया, इसको वंशानुगत पोस्ट नहीं बनाई गई। तो एक बहुत अच्छा कदम था इन लोगों का। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों में अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया।
अलाउद्दीन खिलजी ने जो भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को अपने नियंत्रण में ले लिया। इससे स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया और बदले में उनको भी टैक्स के रूप में चुकाना पड़ा, उन्हें भी टैक्स देने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो ये एक उसका अच्छा एक प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन की उसकी जो क्वालिटी थी वो थी। स्वयं उन्हें भी कर चुकाने के लिए उन्हें बाध्य करना पड़ा। पुराने सामंत और जमींदार राजस्व निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। अब 3 तरह के टैक्स लगते थे। एक कृषि पर जो कि उपज का कितना 50% था, जिसे खराज बोलते थे। फिर मवेशियों पे जो भी रखते थे, मवेशी जो भी जानवर वगैरह रखते थे उन पर भी टैक्स लगता था। साथ ही घर था उस पर भी टैक्स लगा करता था। तो काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार क्षेत्र में था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों पर नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही पूरे क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो जाता है। यहाँ गंगा के मैदानी इलाकों में घने जंगल ऐसे क्षेत्र थे जिसमें बैठने में सुल्तान की सेना अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने सेना इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने जोर जबरदस्ती इन क्षेत्रों पर भी क्या कर लिए, अधिकार कर लिए थी। फिर चंगेज खा का नाम सुना है, जो कि एक विदेशी आक्रांता था। ये मध्य एशिया से आया, ये मंगोल था। 1209 में उत्तर पूर्वी जो है ईरान, भारत की लोकेशन ये है। मध्य एशिया वाला क्षेत्र ये है, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र ये है। ट्रांस ऑक्सियाना क्षेत्र से होते हुए ये भारत की ओर रुख करने लगा, लेकिन दिल्ली सल्तनत पर धावा बोलना पड़ा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी और इस क्षेत्र पर लगानी पड़ी परमानेंट के लिए, ताकि इन मंगोल जो अटैक हो उनसे क्या हो, सुरक्षा हो राज्य की। तो दोनों सुल्तानों की कुछ चुनौतियों के बारे में है लिखा हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली पर 2 बार जो है मंगोलों के आक्रमण हुए, 1299 में और 1302 में। इसने कुशलतापूर्वक क्या कर दिया, स्थानीय सेना खड़ी कर दी, जिससे जो ये मंगोल अटैक टल गया। इसने भी जो है वर्षों में सुल्तानत पर हमला हुआ तो मंगोल सेना को इसने परास्त कर दिया। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा, अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने सैनिकों के लिए सीरी नाम का एक गैरिसन शहर बसाया। फिर गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के चारों शहर में सबसे पुराने दिल्ली कुन्ना को निवासियों को खाली कर दिया और नई राजधानी दौलताबाद ले गया। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। अब सैनिकों के पेट भरने के लिए इसने क्या करा, तो बाजार व्यवस्था जो है गंगा दोआब क्षेत्रों में भूमि कर के रूप में खेती करवाने के लिए लोगों को बाध्य किया। किसानों को पैदावार का 50% टैक्स के रूप में लिया। इसने क्या किया, इसने भी जो है दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि कर दी, लेकिन उस समय यहाँ पर अकाल पड़ गया तो इसकी ये जो योजना थी वो क्या ही इम्प्लीमेंटेशन से पहले ही क्या हो गई, खत्म हो गई। सैनिकों को वेतन भी देना था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम क्या करा, नगद वेतन जो है देना प्रारंभ कर दिया, जिससे कि क्या हुआ, इसने बाजार व्यवस्था पर भी नियंत्रण रखा और अपने जो सैनिक जो है सिपाही वगैरह थे उनको एक नियत मूल्य पर जो है उनकी आवश्यकता की वस्तुएं जैसे दाल, अनाज, चीनी, ये जो है एक नियत जो है मूल्य पर प्राप्त हो। इसके लिए इसने क्या करा, व्यापारियों पर कड़े नियंत्रण रखा और इसके लिए बहुत योग्य लोगों की नियुक्ति की। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन इसने क्या कलाकारी करी, इसने जो है कीमतों पर नियंत्रण के लिए क्या कर लिया, इसने एक नई प्रकार की क्या कर दिया, कीमतों का भुगतान के लिए एक नई जो है सांकेतिक मुद्रा, टोकन मुद्रा चला दी, जो सोने और चांदी की जो मुद्रा थी उससे बहुत सस्ती थी। इसके कारण बहुत जो आम लोग थे उन्होंने अपने घर पे ही टकसाल बना लिए और जो भी वो वस्तु खरीदते थे उसके बदले में वो जो सस्ती मुद्रा थी उसको देना चालू कर दिया। इसलिए जो राजकीय मुद्रा थी उस पर भरोसा उठ गया लोगों का और ये जो योजना थी सांकेतिक मुद्रा वाली, ये भी इसकी क्या हो गई, फ्लॉप साबित हो गई। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम भी काफ़ी महत्वपूर्ण थे। आने वाले टाइम पीरियड में अकबर और जो शेरशाह सूरी थे उन लोगों ने भी इस पर क्या करा, इसके जो प्रशासनिक कदमों की क्या करी है, इतिहासकारों ने भी इसकी जो बाजार व्यवस्था और जो कीमतों पर नियंत्रण की व्यवस्था का क्या करा है, सम्मान किया है। लेकिन इसके जो मोहम्मद बिन तुगलक के प्रशासनिक कदम थे वो बेहद ही असफल साबित हुए थे, है ना। दोआब में कर वृद्धि हो या कराची अभियान हुआ हो या सांकेतिक मुद्रा हो, ये सारी चीज़ें क्या थी, इसकी 5 जो बड़ी बड़ी योजनाएं थी वो सारी, दौलताबाद हो, राजधानी परिवर्तन, ये सारी क्या निकली, असफल साबित हुई। दिल्ली सल्तनत में सबसे पढ़ा लिखा जो कोई शासक था तो वो मोहम्मद बिन तुगलक था, लेकिन उसकी प्रशासनिक दक्षता उतनी अच्छी नहीं थी या फिर उसको जानकारी का अभाव होने के कारण उसकी जो सारी योजनाएं थी वो असफल साबित हुई। इन तमाम असफलताओं के बाद भी जो दोनों शासक थे उनके बाद भी इन्होंने क्या करा, मंगोलों की जो इलाकों को फतह करने के अभियान चला दी और इस तरीके से उन्होंने मंगोल के विरुद्ध सैनिक आक्रमण किए।
अब 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत क्या हुई, तो इसके बाद में जो है 1526 में जो इब्राहिम लोदी रहता है, इब्राहिम लोदी का बाबर से आक्रमण होता है पानीपत के प्रथम युद्ध में, और इसमें जो है बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है और मुगल साम्राज्य की नींव रखता है। 1526 तक दिल्ली आगरा पर शहद और लोधी वंशों का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, मालवा, बंगाल, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। राजधानियां समृद्ध थी, राज्य फल फूल रहे थे। ये कहते थे स्वतंत्र शासक थे, हर कोई व्यक्ति जो है राजा बना हुआ था अपने अपने क्षेत्र का। इस काल में स्थापित राज्य कुछ छोटे थे पर शक्तिशाली थे, उनका शासन बहुत ही कुशल और व्यवस्थित रूप से चल रहा था। शेरशाह सूरी का ही एग्जाम्पल लेते हैं। 1540-1545 में बिहार में अपने चचा के एक छोटे से इलाके में प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया और आगे चलकर मुगल सम्राट हुमायूं जो है उसको टक्कर दी। 1530-1540 से फिर 1555-1556 में इसने क्या करा, शासन करा हुमायूं ने। लेकिन इसका टाइम पीरियड 15 साल का टाइम पीरियड, इतना सूक्ष्म टाइम पीरियड रहा शेरशाह सूरी का, लेकिन इसने इसमें बहुत ही लोक कल्याणकारी काम किए। इसने जो है सराय का निर्माण कराया, इसने जो है जीटी रोड जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं, वर्तमान में NH1 और NH2 को जोड़ देते हैं, तो ये क्या जीटी रोड बन जाता है। ये जो था ये बंगाल से लेकर जो सिंध तक जाता था, मतलब कि आज की जो पाकिस्तान तक भी ये जीटी रोड जाता है। तो उस तरीके से इसने काम किए, प्रशासन में बहुत अच्छा योगदान दिया। तो आगे वाले जो शासक थे जैसे अकबर वगैरह थे, इन्होंने भी इससे क्या ली, सीख ली। शेरशाह सूरी से इन्होंने भी सीख ली और एक महानतम सम्राट जो है मुगल साम्राज्य का इन्होंने नींव रखी और शेरशाह के प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। तो इस तरीके से देखा जा सकता है। यहाँ पर जो है ये दिल्ली सल्तनत जो है समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें मुगल साम्राज्य देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।